हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीसीएस में यूनिट 2 वन शॉट। यानी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यूनिट 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हम उनका क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आईटीसीएस जो है हमारा ये नॉन क्रेडिटेड सब्जेक्ट है। सो इससे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स की लेंथ होगी और उसी अकॉर्डिंग हम चीजों को समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंग्वेज इज अ मीडियम यूज टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स, डिसीजंस, इमोशंस एक्सेट्रा। मतलब लैंग्वेज बेसिकली एक मीडियम होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इज एसेंशियल टू बी अंडरस्टूड बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस रिलेटेड टू इट। किसी भी कल्चर को समझने के लिए या किसी भी ट्रेडिशन को समझने के लिए हमें उससे रिलेटेड लैंग्वेज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तभी हम अच्छे से उन चीजों को समझ सकते हैं, ट्रेडिशन को समझ सकते हैं, कल्चर्स को समझ सकते हैं किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड एज आर्यन, द्रविडियन, साइनो तिब्बतियन एंड ऑस्ट्रिक। जो बेसिक क्लासिफिकेशन है लैंग्वेजेस का एंशिएंट इंडिया में वो है आर्यन, द्रविडियन, साइनो तिब्बतियन और ऑस्ट्रिक। ठीक है, इन चारों लैंग्वेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो आर्यन क्या है, वन ऑफ द एंशियंट इंडियन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स। ये वन ऑफ द एंशियंट इंडियन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप थे, यानी कि सबसे पुरानी जितनी भी भाषाएं एशियंट इंडिया में बोली जाती थी या जिनका यूज किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए, उनमें से ये वन ऑफ द सबसे पुरानी है। ठीक है, मतलब सबसे पुरानी नहीं है लेकिन जो सबसे पुरानी है उनमें से ही एक है ये। ठीक है, Indian civilization found its expression through Aryan's speech as it is developed over the centuries। मतलब कि जो इंडिया की सिविलाइजेशन थी, जो इंडिया में सिविलाइजेशन हुआ, उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस यानी कि जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं उनके ट्रेसेस कहीं ना कहीं आर्यन स्पीच से मैच होते हैं और उसी का डेवलपमेंट आज की जैसे सेंचुरीज के थ्रू उनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आर्यन स्पीच का डेवलपमेंट हुआ, जनरेशन टू जनरेशन वो फॉरवर्ड हुई और आज वो इतनी डेवलप हो गई कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग की लैंग्वेजेस में भी उनके छोटे मोटे ट्रेसेस मिल जाते हैं। ठीक है, द हाइम्स एंड द पोएम्स कलेक्टेड इन द 4 वेदास गिव्स अस द ओल्डेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्पीच। मतलब कि जो हमारे चारों वेदास के अंदर जितने भी हाइम्स, जितने भी पोएम्स वगैरह लिखे हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आर्यन स्पीच के ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, इट इज डेवलप्ड ओवर टाइम थ्रू वैदिक संस्कृत एंड मोर। ये टाइम के साथ डेवलप हुई वैदिक संस्कृत में एंड देन आगे चल के ये आज की हमारी हिंदी लैंग्वेज तक पहुंच गई है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी द्रविडियन, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फैमिली है इंडिया की एंड हैज सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इट इज ओल्डर देन आर्यन एंड हैव अ सॉलिड ब्लॉक इन साउथ इंडिया। ये हमारी आर्यन से भी ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, उससे भी पुरानी स्पीच है और इसका साउथ इंडिया में काफी सॉलिड ब्लॉक रहा है। ठीक है, इट एम्ब्रेस्ड 4 ग्रेट लिटरेसी लैंग्वेज, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। जो साउथ की हमारी बेसिकली ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु, और इनमें कहीं ना कहीं द्रविडियन के ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे साइनो तिब्बतियन के बारे में। पीपल ऑफ मोंगोलाइड ओरिजिन स्पोक दिस लैंग्वेज। बेसिकली जो मोंगोलाइड ओरिजिन के लोग हैं वो इस लैंग्वेज का यूज करते थे और आज भी करते हैं। नॉट हैव मच न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस और कल्चरल सिग्निफिकेंस इन इंडिया। इसकी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है इंडिया में। दे आर ग्रेजुअली रिसेडिंग बिफोर बंगाली एंड एसमीज। मतलब कि बंगाली और एसमीज जो लैंग्वेज है उनमें हमको साइनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस के ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, देन आता है ऑस्ट्रिक, जो कि हमारी लास्ट लैंग्वेज है इसके अंदर। इट इज द ओल्डेस्ट स्पीच फैमिली ऑफ इंडिया बट स्पोकन बाय वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ये सबसे ज्यादा पुरातन कह सकते हैं स्पीच फैमिली है, बट ये काफी कम लोगों के द्वारा बोली जाती है या काफी कम लोगों के द्वारा ये प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, ग्रेट इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड ह्यूमन कल्चर। उन स्टूडेंट के लिए ये काफी अच्छा इंटरेस्ट होता है जो लिंग्विस्टिक या फिर ह्यूमन कल्चर के लिए पढ़ाई करते हैं या उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, स्पीकर्स ऑफ ऑस्ट्रिक नो सम आर्यन लैंग्वेजेस सो दे बिकेम वेरी लार्जली बाइलिंगुअल। मतलब कुछ स्पीकर्स ऐसे रहे थे जो ऑस्ट्रिक जानते थे। ठीक है, और थोड़ी बहुत आर्यन लैंग्वेजेस भी जानते थे, तो उस केस में वो बहुत ही लार्ज लेवल पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज उन्होंने शो की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इन लैंग्वेजेस के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। 95% चांसेस मान के चलो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और हड़प्पन स्क्रिप्ट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। दीज आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग बीसीई एंड सीई सेंचुरीज। मतलब कि बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा से पहले यूज की जाने वाली जो स्क्रिप्ट्स हैं वो है हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, ठीक है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज होती थी। इट इज सेड टू बी डेराइव्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो स्क्रिप्ट। बेसिकली मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन जो थी उसकी स्क्रिप्ट से ही ये माना जाता है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओरिजिनेट हुई है। ये सिर्फ माना जाता है, ये एक कह सकते हैं आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है, ठीक है। ये कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं भी मानते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूजुअली रिटर्न फ्रॉम एल टू आर, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ इसको लिखा जाता है यूजुअली। कैरेक्टर्स आर ज्वाइंड वर्टिकली, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको वर्टिकली ज्वाइन किया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ पंक्चुएशन नॉट वेल शोन, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर पंक्चुएशन का यूज नहीं दिखा ज्यादा, ठीक है। गैप्स बिटवीन वर्ड्स के बीच में इसमें गैप्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर सिंबल इज यूज टू मार्क द एंड, फ्लावर का जो सिंबल होता है, ये सिंबल आपको दिख रहा है, फ्लावर का सिंबल इस तरह का यूज होता है एंड को मार्क करने के लिए किसी भी सेंटेंस के, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात की जाए तो कलेक्शन ऑफ सिंबल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो भी कलेक्शन ऑफ सिंबल्स हमको मिले थे उन्हें हम हड़प्पन स्क्रिप्ट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। येट नॉट क्लियर दैट इट वाज यूज्ड टू रिकॉर्ड लैंग्वेज और सिंबल ऑफ राइटिंग। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि ये किसी तरह की लैंग्वेज है या फिर इसको राइटिंग सिंबल्स की तरह यूज किया जाता था, ठीक है। मोस्ट इंक्रिप्शंस आर वेरी शॉर्ट, ठीक है। बहुत सारे इंक्रिप्शंस ऐसे भी मिले हैं जो बहुत ज्यादा शॉर्ट हैं, ठीक है। एवरेज इंक्रिप्शन 5, लॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन 17। मतलब जो सबसे एवरेज इंक्रिप्शंस की अगर बात की जाए, जो नॉर्मली इंक्रिप्शंस मिले हैं वो उनका साइज है 5 और जो सबसे लंबा इंक्रिप्शन मिला है उसका साइज है 17, ठीक है। कंसीडर टू बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। कैरेक्टर्स आर लार्जली पिक्टोरियल इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर पिक्टोरियस फॉर्म में होते हैं, यानी कि पिक्चर सिंबल्स का यूटिलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट साइन होते हैं, मतलब ऐसे साइन जिन साइंस के बेसिस पे चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रिंसिपल साइंस इज अबाउट 400। टोटल जितने साइंस हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर यूज किए जाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 400 डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है। वैदिक लिटरेचर या 4 वेदास, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। सो अर्लीस्ट नोन लिटरेचर इन इंडिया, वेदास वर रिटन इन संस्कृत एंड वर हैंडेड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। देखो जो सबसे पुरानी लिटरेचर है इंडिया की जो मानी जाती है वो है हमारे चारों वेदास, ठीक है। जो वेदास थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है, और ओरली आगे ट्रांसफर किए गए फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। वेदास मीन्स नॉलेज। इन हिंदू कल्चर वेदास आर कंसिडर्ड डिवाइन एंड एटर्नल। वेदास का मतलब होता है नॉलेज, और अगर हम हिंदू कल्चर की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो वेदास को ऐसा एज डिवाइन और एटर्नल कंसिडर किया जाता है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा से थी, ठीक है, और बहुत ही पवित्र क्वांटिटी है ये, ठीक है। ट्रीट्स होल वर्ल्ड एज वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। वेदास कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक सिंगल क्वांटिटी है, यानी कि सभी लोग एक समान है, सभी लोग एक क्वांटिटी हैं, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम इसका आप कह सकते हो एक वर्ड है, बेसिकली एक फ्रेज है जो यूज होता है ये डिफाइन करने के लिए कि ऑल द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली और वन क्वांटिटी, ठीक है। वेदास की बात की जाए तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, 4 वेद हैं हमारे पास, ठीक है। अब सारे वेद फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदा, सारे वेदों में सबसे ज्यादा पुरातन जो वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। कंटेन्स फैक्ट्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड एक्सेट्रा। मतलब इसके अंदर फैक्ट्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं कि कैसे हमारा वर्ल्ड ओरिजिनेट हुआ और गॉड की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंद्रदेव इज चीफ डाइटी एज पर ऋग्वेद। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो इंद्रदेव हैं वो ही धरती के चीफ डाइटी हैं, यानी कि धरती के अंदर होने वाली हर चीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। और गायत्री मंत्र भी हमें ऋग्वेद से मिला है, ठीक है। गायत्री मंत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। एज ए स्टूडेंट लाइफ जो गुरुकुल वगैरह होते थे तो ये माना जाता था कि गायत्री मंत्र से ही दिन की शुरुआत की जाती थी, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर ही गायत्री मंत्र हमारा मिलता है। गायत्री मंत्र अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ये हमारा गायत्री मंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सामवेद की। इन सामवेद एवरीथिंग इज सॉन्ग। साम मीन्स सॉन्ग और सिंगिंग, ठीक है। सामवेद का मतलब है कि हर चीज एक म्यूजिक है, एक सॉन्ग है, और साम का मतलब ही होता है कि सॉन्ग या फिर सिंगिंग। इस वेद के अंदर भी यही चीज डिफाइंड है कि हर एक चीज एक गाना है, एक सॉन्ग है, ठीक है। When यज्ञ ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड आउट डाइटी इन लाउड एंड स्वीट वॉइस, ठीक है। मतलब जब भी यज्ञ ऑर्गेनाइज होते थे तो डाइटी को बुलाया जाता था, यानी कि जो भी देव हैं उनको बुलाया जाता था, उनको प्रसन्न किया जाता था काफी तेज तेज से और मीठी ध्वनि में, ठीक है, मीठी ध्वनि में इन साउंड्स को यूज करके, इन सॉन्ग्स को यूज करके जो इस वेद के अंदर लिखे हुए हैं। कंटेन 1875 मंत्रास एंड 6 कांडास इन पूर्व चरिका एंड 9 कांडास इन उत्तर चरिका रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सामवेद बेसिकली दो पार्ट में है हमारे पास, एक है पूर्व चरिका और दूसरी है सॉरी पूर्वर्चिका, ठीक है। एक है पूर्वर्चिका और एक है उत्तरार्चिका। तो ये दो पार्ट हैं बेसिकली, ठीक है। और पूर्वार्चिका में हमारे पास 6 अलग अलग कांड हैं, उत्तरार्चिका में हमारे पास 9 अलग अलग कांड दिए हुए हैं, ठीक है, सामवेद के अंदर। इसके बाद बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर मीन्स पोएट्री कंसर्न्ड विद पॉलिटिकल सेंटेंसेस एम्प्लॉयड एट यज्ञ और अनुष्ठान। मतलब कि यज्ञ और अनुष्ठान में यूज होने वाले जो मंत्र हैं वो सारे हमारे किस में दिए हुए हैं, यजुर्वेद के अंदर, ठीक है। सामवेद में भी दिए हुए हैं और यजुर्वेद में भी दिए हुए हैं। बेसिकली सामवेद में सॉन्ग्स के फॉर्म में गिवन है जिससे कि भगवान को प्रसन्न किया जाता है यज्ञ के दौरान, ठीक है। और यजुर्वेद के अंदर वो सारे मंत्र गिवन है जिसके बेसिस पे हम पूजा करते हैं देवताओं की, ठीक है। कंटेन्स 40 चैप्टर्स एंड 2000 श्लोक। इसके अंदर 40 चैप्टर हैं टोटल और 2000 से भी ज्यादा श्लोक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यजुर्वेद हमारा दो पार्ट में है, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इन दोनों का यूज किसमें होता है, यज्ञ के अंदर यूज होता है, ठीक है। अथर्ववेद आता है इसके बाद, डेली प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड एज वेदास ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। इसको माना जाता है कि इसमें मैजिकल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जो हमारा डेली प्रोसीजर है लाइफ का, एक ह्यूमन बीइंग का, वो सारी चीजें अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई हैं। इंक्लूड्स बिगिनिंग ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। मतलब कि जो भी हमारी मेडिसिनल हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं, आयुर्वेदा है, वो सारी चीजें उसकी स्टार्टिंग अथर्ववेद में लिखी हुई है, ठीक है। हाइम्स ऑफ अथर्ववेद आर यूनिक। जो भी हाइम्स अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई हैं, यानी कि जो भी लाइन, जो भी श्लोक्स अथर्ववेद के अंदर लिखे हुए हैं वो सारे एकदम यूनिक हैं, ठीक है। बाकी वेदों में उनके ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। सो ये बात हो गई वेदास की। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रामायण। अब देखो रामायण तो आई होप आप सबने देखी होगी कभी ना कभी, ठीक है। तो इसका आंसर लिखने में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसा कि नहीं लिख सकते। इसमें आराम से आप पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे 10 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करे दे रहा हूँ रामायण के अंदर जो हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है रामा सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ हिज थ्रोन फॉर द प्रॉमिस ऑफ हिज फादर किंग दशरथ। मतलब कि भगवान राम ने अपना थ्रोन त्याग दिया था, तो उन्होंने त्याग की भावना एक दिखाई थी, त्याग का एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाया था, जो अपना राज सिंहासन उन्होंने त्याग दिया अपने पिता के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, ठीक है। उन्होंने जो वचन दिया था उनकी माँ को, उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सीता माता इज ग्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनली सपोर्टिव वाइफ। मतलब सीता माता जो थी उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया एक बहुत ही सपोर्टिव वाइफ होने का। क्योंकि जब श्री राम ने वनवास के लिए जाने का सोचा तो उन्होंने मना किया था सीता माता को, बट स्टिल सीता माता बचपन से एक राजकुमारी रही थी, फिर भी उन्होंने श्री राम के साथ वनवास को स्वीकार किया और पूरा वनवास के टाइम भी उनको प्रॉपरली सपोर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लक्ष्मण ओबीडियंस एंड लव टुवर्ड हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है। लक्ष्मण जी का भी यही सेम केस था, उन्होंने भी सीता माता और राम जी के साथ, श्री राम जी के साथ वनवास की तरफ गए उनकी रक्षा करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए पूरा टाइम, और उन्होंने श्री राम की हर एक बात मानी, ओबीडियंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। साथ ही साथ अपने भाई के प्रति उनका जो प्रेम था, यानी कि उनका जो लव था, उसका भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है लीविंग रॉयल कंफर्ट्स बाय भरत फॉर द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द लॉर्ड राम। ये चीज आप लोगों को पता होगी कि जब श्री राम जी चले गए थे वनवास में, ठीक है, तो भरत जी गए थे, उनके खड़ाऊ लेके आए थे, उन्होंने खड़ाऊ को राज सिंहासन पे रखा, उसकी पूजा करते थे, एंड उसी के थ्रू वो पूरा बिना राज सिंहासन पे बैठे
वहीं पे राजमहल के अंदर वो कुटिया बना के रहते थे, ठीक है, अपने भाई की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी 14 साल उसी तरीके से जिए हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें दिखाती है उनकी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स श्री राम। उन्होंने अपने रॉयल कंफर्ट्स को त्याग दिया रहते हुए महल के अंदर, ताकि वो अपने भाई के प्रति अपनी रिस्पेक्ट को शो कर सकें। सो ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है रामायण के अंदर। नेक्स्ट आता है डिवोशन ऑफ लॉर्ड हनुमान टुवर्ड्स लॉर्ड राम। लॉर्ड राम के प्रति लॉर्ड हनुमान जी का जो डिवोशन था, जो भक्ति थी, वो आप कह सकते हो बहुत ही वाइड लेवल पे उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, वो अनकंपेयर्ड है, अनकंडीशनल है, ठीक है। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं श्री राम जी के। नेक्स्ट आता है हमारा विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, जो रामायण का मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, कि जो हमारी एंड में रावण हार जाता है, श्री राम जी जीत जाते हैं, और ये दिखाता है कि गुड इज ऑलवेज विंस ओवर एविल, ठीक है। फ्रेंडशिप ऑफ सुग्रीव, फ्रेंडशिप ऑफ सुग्रीव मतलब सुग्रीव जी की जो दोस्ती मिली थी श्री राम को, ठीक है, सुग्रीव जी ने उनको पूरा सपोर्ट किया श्री राम को, पूरा समुद्र सेतु भी बनवाने में हेल्प की, ठीक है, और उसके बाद में वो वहां से लंका पे अटैक किए तो उन्होंने अपनी पूरी सेना भी दी। सो ये दिखाता है कि कितनी अच्छी फ्रेंडशिप रही थी सुग्रीव जी की और श्री राम जी की। नेक्स्ट आता है काइंडनेस एंड जनरॉसिटी ऑफ लॉर्ड राम टूवर्ड्स ईच लिविंग बीइंग, हर एक लिविंग बीइंग के प्रति, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षियां हो, ठीक है, सबके प्रति श्री राम जी का जो जेनरस बिहेवियर था, जो काइंडनेस थी, वो चीज़ें भी हमको देखने को मिली। जैसे कि जटायु का भी श्री राम जी ने अंतिम संस्कार किया था जब जटायु की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो ये बर्ड्स के प्रति हो गया उनका, और उन्होंने वानर सेना की हेल्प ली, ठीक है, सुग्रीव जी की हेल्प की, सो ये वानरों के प्रति हो गया उनका, और शबरी जी की भी रेस्पेक्ट की उन्होंने, ठीक है, उनके जूठे बेर खाए। सो ये एक एज अ ह्यूमन भी उनका जनरस बिहेवियर दिखाई दिया। इसी तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे रामायण के अंदर, तो आप सबको पता होंगी वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवोशन ऑफ लॉर्ड राम टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा। लॉर्ड राम लॉर्ड शिव के भी बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, अब रावण से बड़ा भक्त नहीं था कोई, बट स्टिल श्री राम वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग, आप कह सकते हो वो भी बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के, क्योंकि जब उन्होंने समुद्र सेतु का निर्माण करना था उनको, उसके पहले उन्होंने एक शिवलिंग बनाया था, वहाँ पे आज भी मंदिर अवेलेबल है, अभी भी आप जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, उनकी पूजा की थी, उसके बाद उन्होंने युद्ध के लिए स्टार्ट किया था राम सेतु को डेवलप करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हम्बलनेस ऑफ लॉर्ड रामा टुवर्ड्स विभीषण, मतलब लॉर्ड रामा की हम्बलनेस यहाँ पे दिखाई गई है विभीषण के प्रति, क्योंकि विभीषण जब आए थे वो दुश्मन सेना से थे, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो वो ओपोनेंट की तरफ से आए थे, बट स्टिल श्री राम ने हम्बलनेस दिखाते हुए उनको अपने साइड एक्सेप्ट किया था, ठीक है। सो ये 10 पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगे वो मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने 10 पॉइंट्स या 5 पॉइंट, जो भी जितने मार्क्स के क्वेश्चन आता है उतना पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेमस संस्कृत ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, कौन कौन से ऐसे संस्कृत ऑथर्स हैं और उनके क्या क्या काम है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आते हैं अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष वाज अ संस्कृत ऑथर, फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड के सबसे पहले वो संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे, यानी कि जो ड्रामा लिखते थे संस्कृत में, ठीक है। कोर्ट राइटर एंड रिलीजियस एडवाइजर ऑफ किंग कनिष्क, किंग कनिष्क के वो कोर्ट राइटर थे, यानी कि कोर्ट में जो लोग एज ए राइटर होते हैं, उनके दरबार में वो कोर्ट राइटर थे, और रिलीजियस एडवाइजर थे, यानी रिलीजियस टॉपिक्स पे वो एडवाइस देते थे किंग कनिष्क को, ठीक है। बॉर्न ब्राह्मण कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट मॉन्क, वो बचपन में ब्राह्मण पैदा हुए थे और लेटरली वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। वर्क्स क्या थे इनके, सबसे पहला था बुद्ध चरिता, नेक्स्ट है महालंकारा, ठीक है। तो ये 2 वर्क थे अश्वघोष के, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन इन 2 नंबर 5 नंबर, हाँ बस 2 और 5 के ही आएंगे, 10 के तो आएंगे ही नहीं। सो नेक्स्ट है कालिदास, इमॉर्टल पोएट ऑफ इंडिया, ठीक है। कालिदास के बारे में आप सबने सुन रखा होगा, ये एक इमॉर्टल पोएट है इंडिया के, यानी अमर है, इनके बारे में सब लोग जानते हैं और सब लोग पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ संस्कृत, ये भी संस्कृत के पोएट और ड्रामेटिस्ट है, ठीक है। वर्क्स की बात करें तो रघुवंशा और कुमार संभवा, ये 2 इन्होंने काम किए थे, इन दो लिटरेचर इन्होंने लिखी थी संस्कृत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सो नेक्स्ट है हमारे भास, ठीक है। तो भाषा क्या थे, अर्लीस्ट इंडियन प्ले राइट ऑफ इंडिया हु प्रीडेट्स कालिदास, कालिदास के भी पहले से ये लिख रहे थे प्ले राइट, ठीक है, मतलब प्लेज वगैरह लिखते थे संस्कृत में। वर्क्स की बात की जाए तो स्वप्न वसावदत्तम इनका पहला वर्क था, पंचरत्न इनका दूसरा वर्क था, दूत घटोत्कचा इनका तीसरा वर्क था। तो ये 3 वर्क्स इन्होंने किए थे, ठीक है, जो कि संस्कृत पे बेस्ड थे, ठीक है। फिर आता है हमारे भैरवी जी, जिन्होंने 6th सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे हमारे, ठीक है, 6th सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे। इन्होंने क्या लिखा था,
किरातार्जुनिया, ठीक है, ये बेसिकली महाभारत पे बेस्ड था, ठीक है, इन्होंने किरातार्जुनिया लिखा था जो कि महाभारत पे बेस्ड एक आप कह सकते हो बुक थी शायद, तो वो चीज़ें इन्होंने लिखी थी भैरवी ने। नेक्स्ट आता है हमारा कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में भी आप सबने सुन रखा होगा, ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। स्टेट्समैन एंड फिलोसोफर, स्टेट्समैन थे और फिलोसोफर थे, यानी कि जो ओवरऑल स्टेट को मैनेज करते हैं वो, प्लस एक फिलोसोफर भी थे। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था और चाणक्य नीति लिखी थी। अर्थशास्त्र हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, ठीक है, और चाणक्य नीति हमारी बेसिकली जो रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं एक अच्छे स्टेट की या फिर एक अच्छे किंग को, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने किंगडम में फॉलो करवानी चाहिए, करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। फिर आता है हमारा पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, इसको लैंग्वेज ऑफ कोर्ट माना जाता है। मुगल रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, मुगल रूलर्स जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ना और उसके लिटरेचर्स को लिखना, ठीक है। ऑल्सो नोन एज फारसी, पर्शियन लैंग्वेज को ही हम फारसी के नाम से भी जानते हैं। वर्ड्स आर रिटन फ्रॉम R to L, वर्ड्स इसमें क्या राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं। नंबर्स आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर्स इसमें लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं, ठीक है। देन आती है बुद्धिस्ट लिटरेचर, रिटन इन पाली, स्पोकन इन मगध और साउथ बिहार। देखो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, इसको मगध में बोला जाता था, ठीक है, या फिर आज के साउथ बिहार की अगर बात करें तो वहां पे इसका काफी ज्यादा यूज होता था, ये बोली जाती थी बेसिकली, ठीक है। बुद्धिस्ट वर्क की बात करें तो दो डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे, एक कैनोनिकल है, एक नॉन कैनोनिकल है। कैनोनिकल रिप्रेजेंट बाई त्रिपिटका, ठीक है, एंड नॉन कैनोनिकल रिप्रेजेंट बाई जतकास, ठीक है। अब कैनोनिकल क्या होते हैं? विनय पिटका, सुत्ता पिटका एंड अभिधम्म पिटका, ये तीन आते हैं हमारे कैनोनिकल के अंदर। विनय पिटका का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डेली लाइफ, डेली लाइफ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। सुत्ता पिटका यानी कि मोरालिटी एंड धर्म, क्या हमारा धर्म है, क्या हमारे मॉरल्स होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा अभिधम्म पिटका, दैट इज फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, ये सारी चीजें अभिधम्म पिटका में आती हैं। नॉन कैनोनिकल यानी कि जातक या जातकाश, जो भी आप बोल लो, ठीक है, तो ये क्या बताता है? स्टोरीज ऑन प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा, बेसिकली बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ्स थे उनकी स्टोरीज को डिफाइन किया गया है इसके अंदर। बुद्धिस्ट लिटरेचर को भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बुद्धा लिटरेचर को बेसिकली हिनायना और महायाना में। जो हिनायना थी दैट इज प्रिजर्व्ड मेनली इन पाली, मतलब मेनली इसको पाली में ही लिखा गया है, ठीक है, और उसी भाषा में ये प्रिजर्व करके रखी गई है। जो महायाना है वो बुद्धिस्ट एंड प्योर संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। सो ये सारी बात हो गई यूनिट नंबर 2 की, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं आई गेस, क्योंकि इसी में से एग्जाम में पूछा जाएगा यूनिट 2 के अंदर। 5 नंबर के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा बता सकता था मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। सो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूनिट नंबर 3 और 4 में ट्राई करूंगा कि मैं आज रात तक आपको प्रोवाइड कर दूं, सो दैट कल सिर्फ यूनिट 5 बचेगी, वो मैं मॉर्निंग में या दोपहर तक कल प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।